हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी आपकी तैयारी। और जैसा कि अपना पार्ट 6 हम देख रहे हैं आज की क्लास में, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब रेखाएं और कोण के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं आज की क्लास में। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। ये सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको ज़रूरत है एक मेहनत करने की, बेहतरीन मेहनत करेंगे, बेहतरीन स्कोर लाएंगे यूट्यूब से, बढ़िया ज़बरदस्त पढ़ाई कर बिल्कुल फ्री में। इसके साथ ही बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसमें हम कुछ आधारभूत पद और परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं बिंदु क्या होते हैं। देखिए, बिंदु से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले बिंदु होता है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है। इसके बाद बहुत सारे बिंदुओं को आप जोड़ते हैं, जब बहुत सारी बिंदुओं को जब आप जोड़ेंगे तो एक रेखा मिल जाएगी। जैसे इन बिंदुओं को जोड़ने पे एक रेखा मिल रही है, तो रेखा, इसके पास तो कुछ नहीं था, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। रेखा के पास केवल और केवल लंबाई आ जाएगी, मतलब एक डायमेंशन आ जाएगा, एक विमा आ जाएगी। जब रेखाओं से जोड़कर हम एक ऐसा फिगर बनाते हैं तो इसके पास दो विमाएं आ जाती हैं, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाती है। और ठीक है, और जब इससे मिलाते हैं तो 3D बनता है। क्या बनता है? 3D बनता है, कुछ इस प्रकार का फिगर, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ होता है। तो ये समझ गए कि बिंदु में कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना ही ऊंचाई। तो यहाँ दिया है, बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु को निरूपित करता है। जैसे एक मार्क लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? बिंदु। इसको डिनोट कैसे करते हैं मैथ्स में? तो यहाँ पर P लिख दिया तो भी एक बिंदु हो गया। जैसे यहाँ पर बिंदु का नाम A लिख दिया है तो ABCD कुछ भी लिख सकते हैं आप, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिख सकते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया। इस बिंदु का नाम A, जैसा मैंने दिखाया, इस बिंदु का नाम P। आगे बात समझ में क्लियर है बिंदु क्या होता है? आगे बढ़ेंगे। तो बिंदु के बाद हम बात करते हैं रेखा की। सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। समुच्चय का मतलब बहुत सारी बिंदुओं का समुच्चय, मतलब कि एक साथ बहुत सारे बिंदुओं को रख देना, ठीक है, जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, जब इनको आप ज्वाइन करेंगे तो एक रेखा बनेगी, और रेखा के पास केवल और केवल क्या होती है? केवल और केवल एक ही विमा होती है, जिसको हम लंबाई का नाम देते हैं। इसमें ना तो चौड़ाई होती है, ना ही आपकी ऊंचाई होती है। इसको हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। रेखा वह सरल पथ है जो कि दोनों ही दिशाओं में अनंत तक विस्तृत है, मतलब ये इधर की तरफ भी अनंत तक जा सकता है, इधर की तरफ भी अनंत तक जा सकता है, तो इसको हम रेखा बोलते हैं। इसको निरूपित कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? जैसे इसमें दो पॉइंट हैं A और B, तो इस रेखा का नाम कैसे लिखेंगे? AB, और दोनों तरफ तीर लगा देंगे ऐसे। तो ऐसे रेखा को निरूपित करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बातें, जैसे कि बात करेंगे अब हम किरण की। रेखा में आपने देखा कि दोनों तरफ अनंत तक जा रही है, लेकिन किरण में क्या? किरण बस यहां से निकलेगी और एक तरफ अनंत तक जाएगी। जैसे आप टॉर्च जलाइए, टॉर्च जब जलाते हैं तो यहां से किरण निकलती है और वो कहां तक जाती है? अनंत तक। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, मतलब एक बिंदु पता है, ये निश्चित है, ये फाइनाइट है कि यहीं से निकलना है, लेकिन जाएगी कहां तक कुछ नहीं पता। आ रही है बात समझ में? जैसे गर्मियों के मौसम में हम क्या करते हैं? छत पे जाते थे, मतलब आप लोग तो नहीं करते हैं, वो जनरेशन ही अलग थी। छत पे जाते थे, टॉर्च ले लेते थे और टॉर्च ऐसे आसमान में जलाते थे और देखते थे कहाँ तक जा रही है, तो वो अनंत तक जाती थी, पता ही नहीं चलता था कहाँ तक जा रही है। लेकिन निकलती कहाँ से है? टॉर्च के बिल्कुल यहाँ से। तो इसके निकलने का एक पॉइंट फिक्स रहता है, एक बिंदु फिक्स रहता है, दूसरा फिक्स नहीं रहता है। आगे बात समझ में? तो मान लो इसका नाम है अगर AB, तो इसको निरूपित हम कैसे करते हैं? AB, और इस पे बस एक तरफ तीर लगाते हैं। अभी आपने देखा रेखा में तो दोनों तरफ तीर लगाते थे,
किरण में केवल और केवल एक तरफ ही तीर लगेगी, क्योंकि एक तरफ ही अनिश्चित रूप से अनंत तक जा रही है। क्लियर है बात? यहां पढ़ेंगे, रेखा का वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु हो, मतलब एक बिंदु, ये वाला अंतः बिंदु है, या इसको हम फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट फिक्स है, एक किरण कहलाती है। किरण को हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं, रेखा AB का एक अंतः बिंदु A है, जिसे हम प्रारंभिक बिंदु भी बोलते हैं। इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, या इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु, मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या बोलेंगे दोस्त? प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। क्लियर है बात? तो अभी हमने बात कर लिया बिंदु की, बिंदु के बाद हमने देखा रेखा क्या होती है, रेखा के बाद हम बात कर रहे हैं किरण, मतलब कि रे क्या होती है। अब हम बात करेंगे रेखाखंड के बारे में। ये कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं, जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनको बिल्कुल ढंग से करना है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना इन चीज़ों को। रेखाखंड की बात करेंगे तो देखो, इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 अंतः बिंदु होते हैं, मतलब 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। ये भी फिक्स होता है और ये वाला भी अंतः बिंदु होता है, ये भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसकी लंबाई को आप माप सकते हैं, रेखा की लंबाई को नहीं माप सकते हैं, तो क्योंकि दोनों तरफ अनिश्चित रूप से जा रही थी। किरण की लंबाई को भी नहीं माप सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अनिश्चित रूप से जा रही है, लेकिन आप रेखाखंड की लंबाई को माप सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? AB, और यहाँ एक तरफ भी तीर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना तो उधर अनिश्चित रूप से जा रही है, ना ही इधर जा रही है। इसकी लंबाई बिल्कुल बिल्कुल फिक्स होती है। आ रही है बात समझ में? तो रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हैं, मतलब 2 फिक्स पॉइंट हैं, 2 फिक्स पॉइंट हैं, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है जिसको मापा जा सकता है। रेखाखंड AB, रेखाखंड BA, इसको 2 तरह से नाम लिख सकते हैं। AB लिख दिया तो भी सही है, BA लिख दिया तो भी सही है। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ेंगे तो हमने सीख लिया बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड क्या होता है। आइए देखते हैं रेखा, रेखाखंड और किरण के बीच में कौन सा अंतर होता है। तो सबसे पहली बात की रेखा में हमने देखा, इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसमें केवल एक फिक्स पॉइंट होता है, और इसमें 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट, इसकी लंबाई को मापा नहीं जा सकता, मतलब लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी भी लंबाई अनिश्चित होती है, लेकिन रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो एक निश्चित लंबाई होती है, फाइनाइट लेंथ होती है, इसको आप माप सकते हैं। क्लियर है? आसान आसान सी डेफिनेशन है ये। बात करेंगे तीसरे और चौथे पॉइंट की। रेखा को हम कागज पर नहीं खींच सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। हम दिखाने के लिए तो बोल देते हैं ये रेखा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं खींच सकते। अगर मैं बोलूं कि ये टॉर्च मैंने जला दिया और यहाँ से किरण निकल रही है, इसको आप कॉपी पर खींच के दिखाओ, तो उतनी बड़ी तो कॉपी नहीं है कि पूरी की पूरी किरण आ जाए, लेकिन हम अपने आसान भाषा में पढ़ने के लिए किरण को इस प्रकार से बना देते हैं। तो कहने का मतलब है रेखा को हम कागज पर नहीं खींच सकते हैं, इसे हम सामान्य रूप से चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ऐसे ही किरण के साथ भी है, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड को हम कागज पर खींच सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई हमें पता है। हम माप के लंबाई, मतलब 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड अगर खींचनी हो तो बड़े आराम से खींच सकते हैं स्केल की मदद से। आ रही है बातें समझ में? इनका निरूपण तो आपको पता ही है किसको कैसे निरूपित करते हैं। तो ये 4 के 4 डिफरेंस हो गए, अंतर हो गए रेखा, किरण और रेखाखंड के बीच में। तो अब बात करेंगे संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। आपके एग्जाम में बार बार ये वाला परिभाषा पूछा जाता है कि संरेख बिंदु क्या होते हैं और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। संरेख मतलब कि कोलिनियर, ऐसे बिंदु, ऐसे 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु जिनको जोड़ने पर, जिनको आपस में मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो ऐसे बिंदुओं को हम नाम देते हैं संरेख बिंदु का। फिर से बताता हूं, ऐसे 3 या 3 से ज्यादा बिंदु जिनको आपस में ज्वाइन करने पर, आपस में मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो ऐसे बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहां पर P, Q और R, ये 3 बिंदु आपको दिखाए गए हैं। जब आपने इन तीनों बिंदुओं को जोड़ा, मिलाया, तो क्या मिल गई? एक सरल रेखा मिल गई। लेकिन इस वाले फिगर में देखें, यहाँ भी 3 बिंदु हैं, A, B और C। जब इनको आपस में मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा नहीं मिलती है,
यहाँ पर 3 रेखाखंड मिल रहे हैं, मतलब ये तीनों संरेख बिंदु नहीं है। क्लियर है बातें? तो यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख कहलाते हैं, और ऐसा नहीं है तो वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करें? प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हों। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसका नाम समांतर रेखाएं भी आप बोल सकते हैं, जो अनंत तक बढ़ाने पर भी, इसको कहीं तक बढ़ा दो, इसको भी कहीं तक बढ़ा दो, एक दूसरे को अगर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं अनंत तक बढ़ाने पर भी, तो ऐसी रेखाओं को हम नाम देंगे समांतर रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर दोनों हैं, इसके बारे में भी आप कुछ बातें पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आप बहुत कुछ बातें पढ़ेंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आज की ही क्लास में। ठीक है, तो देख के आपको ये समझना होगा कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है और कौन सी रेखा समांतर रेखा है। क्लियर है बातें? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि PQ और RS आपस में क्या है? प्रतिच्छेदी है, क्योंकि एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। यहाँ पर बिंदु O है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या काट रही हैं। लेकिन ये जो रेखाएं हैं इनको कहीं तक बढ़ा दो, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। आगे बढ़ेंगे दोस्त और बात करेंगे अब कोण की, एंगल की। एंगल क्या होता है? जब दो किरणें एक ही फिक्स पॉइंट से, अंतः बिंदु का मतलब फिक्स पॉइंट समझे, अंतः बिंदु आप लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बार बार उसको फिक्स बोल रहा हूं। जो भाषा आपको आसान लगे उसी भाषा में बात की जाएगी। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु, एक ही फिक्स पॉइंट से प्रारंभ होती हैं तो वे एक कोण बनाती हैं। जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये वाली और ये वाली किरण प्रारंभ हो रही है, तो इनके बीच में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कोण है। क्लियर है बातें? ठीक है, ये जो एंगल दिख रहा है वी शेप में जो दिख रहा है ये क्या है? आपस में कोण है। जैसे मैंने ऐसा कुछ बनाया था, है ना, तो ये आपस में क्या बन गया? कोण बन गया, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से दो रे निकल रही हैं। पहली किरण ये और दूसरी किरण ये। आगे बात समझ में। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें BA और BC, जैसे यहाँ पर दो किरणें बनाया है, एक का नाम BA दे दिया, एक का नाम BC दे दिया, क्या कहलाती हैं? कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर दो भुजाएं हैं, ये भुजा 1 है और ये भुजा 2 है। इस कोण में दो भुजाएं हैं और एक क्या है? एक शीर्ष है। एक क्या है? एक शीर्ष है, और वह उभयनिष्ठ फिक्स पॉइंट B कोण का शीर्ष कहलाता है। इस कोण को पढ़ते कैसे हैं? कोण ABC। मतलब इसको लिखने का जो तरीका होगा दोस्त, जहां पर कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, जहां पर कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। तो ABC लिख सकते हैं इसको। देखो B पर कोण बन रहा है, B बीच में आ रहा, या तो आप इसको CBA भी लिख सकते हैं। CBA दोनों ही सही है। क्लियर है कोण के बारे में? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक पर। कोण को समझ लिया, कोण के बाद हम बात करते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। तो यहां समझेंगे, सबसे पहला होता है न्यून कोण। पहले क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, इसको हम नाम देंगे क्या? न्यून कोण। ऑब्ट्यूस, एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसके बाद क्या आता है? न्यून कोण के बाद समकोण। क्या आएगा दोस्त? समकोण। समकोण की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं राइट एंगल, और इसका मान कितना होता है? 90 अंश। मतलब अगर कोई कोण कितने अंश का हो जाए? 90 अंश का हो जाए तो हम इसको नाम देंगे किसका? समकोण का। दुनिया के जितने भी समकोण हैं सबके सब आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि सबका मान कितना है? 90 डिग्री। समकोण के बाद हम बात करेंगे किसका? अधिक कोण का। अधिक कोण, जिसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे सभी कोणों को हम बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण के बाद आपका आता है ऋजु कोण बोलते हैं, या तो स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण ही बोल लो, इसको ज़्यादा बढ़िया है। ऋजु
कोण, या इसका एक और नाम है सरल रेखीय कोण भी बोल देते हैं, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। इसका नाम इंग्लिश में क्या है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है, अभी सबकी फोटो भी बना देता हूं। न्यून कोण कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा। ये तो 90 डिग्री दिखेगा आपको, और ये जो अधिक कोण है ये 90 डिग्री से 90 अंश से भी बड़ा दिखेगा। ये 90 अंश से बड़ा, ये 90 अंश, और ये 90 अंश से छोटा। ऋजु कोण जो आपको दिख रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, है ना, 180 अंश का, बिल्कुल बिल्कुल 180 अंश का, ये बिल्कुल बिल्कुल 90 अंश का। ठीक है, तो ऋजु कोण, सरल रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर जो कोण का मान होगा वो कितना होना चाहिए? कोण का मान यहाँ पर 180 अंश का होता है। तो ये हमने 4 कोणों के बारे में जाना, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। अभी हम प्रतिवर्ती कोण के बारे में बात करेंगे, है ना। एक होता है कौन सा? प्रतिवर्ती कोण। थोड़ी सी जगह बना लेने दो जिससे कि हम प्रतिवर्ती कोण और बाकी के सभी कोणों के बारे में जान सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट बात करेंगे हम कौन सा? प्रतिवर्ती कोण के बारे में, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण, क्या बोलेंगे इसको हम? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ये ऐसा कोण होता है जो 180 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, 360 अंश से छोटा हो। ऐसे सभी कोणों को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्स एंगल या तो प्रतिवर्ती कोण। ये देखने में कुछ इस प्रकार के लग रहे होंगे। मान लो ये वाला कोण है कोई, तो इधर का नहीं, ये लोगे तब तो न्यून कोण हो जाएगा। इधर का कोण लेना है जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो ये हो जाते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण के बाद हमारे पास आएगा कंप्लीट एंगल, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। आ रही बात समझ में? कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोण का मान जो होता है वो 360 अंश के बिल्कुल बिल्कुल बराबर हो जाता है, और ये देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब ये पूरी लाइन घूम के अपने ही जगह पर वापस पहुंच चुकी है। तो ये आपने देखा कितने तरह के कोण, 1 2 3 4 5 6 तरह के कोण देखा। तो इनको जानना है क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पीय में एक प्रश्न आ सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोणों के बारे में हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कुछ कोणों के युग्म के बारे में, है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब मेन चैप्टर अगर मैं बोलूँ अभी तक जो आपने पढ़ा कहीं ना कहीं आपको पता होगा, लेकिन अब जो स्टार्ट हो रहा है ये मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपके क्लास के हिसाब से चीज़ें अब स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ से अब जो टॉपिक आएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण ऐसे दो कोणों का युग्म है, मतलब इसमें दो कोण आते हैं, ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ने पर कितना मान आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ दो 90 अंश का कोण बन जाए, ऐसे दोनों कोणों को हम पूरक कोण बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 60 डिग्री का कोण है, एक 30 डिग्री का कोण है। 60 डिग्री का कोण और 30 डिग्री का कोण आपस में कैसे कोण है? आपस में पूरक कोण है। पूरक कोण क्यों? क्योंकि दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एक मुझे ऐसा कोण कमेंट बॉक्स में बताओ जो खुद का ही पूरक हो, खुद का ही पूरक हो, है ना। ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया भी है आपको। तो पूरक कोण ऐसे होते हैं, दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योगफल जो है 90 अंश के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये दोनों कोण 40 डिग्री और 50 डिग्री के आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि 50 और 40 को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, 90 अंश का कोण बनता है। क्लियर है? जैसे आपने अभी पूरक कोण मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा, वैसे ही अपना आता है समपूरक कोण मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में।
यहां पर भी दो कोण होंगे, यहां पर भी दो कोणों का युग्म ही होता है, लेकिन उनको जोड़ने पर 90 नहीं 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 आया तो पूरक, 180 आया तो समपूरक। दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि दोनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, जैसा कि यहां दिखाया है 120 डिग्री और 60 डिग्री आपस में कैसे कोण हो जाएंगे, आपस में ये समपूरक कोण हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, तो हमने समझा कि पूरक और समपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक और संपूरक पे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग भी करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट्स की बात हो जाए एक बार, हर एक कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को कर रहे होंगे आज की ही क्लास में। कोणों का अर्धक, देखो अर्धक जो होता है ये पूरा अपना एक कोण था ABC, है ना, ABC नहीं BAC एक कोण था, इसके बिल्कुल बीच से एक लाइन इसका अर्धक कहलाएगी। अगर ये जो किरण निकल रही है ये इसका अर्धक कहलाएगी, अगर ये दिए गए कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है तब। ठीक है, तो वह किरण जो कोण को दो समान भागों में विभाजित करे वह कोण का क्या कहलाती है, अर्धक कहलाती है। बहुत ही आसान। जैसे यहां पर ये जो किरण AD है ये दिए गए BAC कोण का क्या हो जाएगा, एक अर्धक हो जाएगा। क्लियर है बात? ये तो आसान था, कोण का अर्धक समझना तो आसान बात है। अब बात करेंगे आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। जैसे मेरी ये 3 उंगलियां देख रहे हैं, इन तीनों उंगलियों के बीच में दो कोण बन रहा है। एक कोण यहां पर बन रहा है, एक कोण दोस्त यहां पर बन रहा है और दूसरा कोण यहां पर बन रहा है। ये दोनों कोण ही आपस में क्या है, आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण को परिभाषित कैसे करते हैं, ये दो कोण देख रहे हैं ना, दोनों कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। ये तीनों उंगलियों को मैं बोर्ड पे बनाता हूं, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा था। ऐसे 3 उंगलियां थी मेरी, है ना, क्लियर। तो ये तीनों कोण आसन्न कोण, ये दोनों कोण आसन्न कोण कब कहलाएंगे, यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो ये देखो, ये इसका शीर्ष है और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष तो मिल गया, ये तो मिल गया। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो ये वाली जो भुजा आपको दिख रही है बीच में, ये भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये इस वाले कोण के साथ भी आ रही है और इस वाले कोण के साथ भी आ रही है, तो इस भुजा को हम उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे। तो ये भी ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा भी हो गई। और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है और इस वाली भुजा के बारे में बात कर रहा है। ये येलो वाली भुजा इसके बारे में और इसके बारे में, जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित होना चाहिए। मतलब ये जो उभयनिष्ठ है ना, इसके ये वाली एक तरफ होनी चाहिए और ये दूसरी तरफ होनी चाहिए। समझ गए बात? तीन बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात ये है उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। और तीसरी बात, अन्य भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और हों, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होनी चाहिए। तो ये 3 बातें अगर कहीं लागू हो रही हैं तो वो दिए गए कोण आपस में आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। आ रही है बात समझ में? अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या ये दोनों कोण आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। पहला कोण ये हो गया और दूसरा कोण हमने ले लिया ये वाला। मैं पूछ रहा हूं क्या ये कोण और ये कोण आपस में आसन्न कोण हैं? तो पहला वाला पॉइंट तो ठीक है कि इन दोनों कोणों का एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष है, शीर्ष तो मिल गया, लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं मिला, उभयनिष्ठ भुजा नहीं मिल रही इन दोनों कोणों में। तो ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण नहीं होंगे। आसन्न कोण हमेशा आसपास ही होंगे, चिपके हुए होंगे। अगर मैं पूछूं कि ये वाला कोण और ये पूरा कोण आपस में आसन्न कोण है, तो ये भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, आइए समझते हैं। देखो समझो इसको कि ये दोनों क्यों नहीं होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, मैं बोल रहा हूं ये वाला कोण
और ये पूरा कोण, समझ रहे हैं बात। तो इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष, पहला पॉइंट तो ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। दूसरा पॉइंट उभयनिष्ठ भुजा, क्या इस कोण और इस कोण में कोई भुजा उभयनिष्ठ है? तो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, ये दोनों के साथ आ रही है, तो मतलब कि ये भी मिल गया, उभयनिष्ठ भुजा भी मिल गई। लेकिन यहाँ पर तीसरा पॉइंट फेल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो अन्य दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के इधर उधर होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों भुजाएं तो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में उभयनिष्ठ नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों कोण की, कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बिल्कुल उभयनिष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, और बाकी की दो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के इधर उधर हैं, इधर उधर हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त, और बात करेंगे अब हम कोणों के रैखिक युग्म के बारे में। रैखिक युग्म में क्या होगा कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 अंश का कोण प्राप्त होता है, ऐसे दोनों कोणों के युग्म को हम क्या बोलते हैं? कोणों का रैखिक युग्म। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों कोण जो हैं, इनको जब आपस में जोड़ेंगे आप तो 180 अंश का कोण प्राप्त होगा, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे का रैखिक युग्म बना रहे हैं। यहाँ बात हो रही है दो ऐसे आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दोनों भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती हैं, है ना। तो उभयनिष्ठ भुजा को अगर छोड़ दो तो ये एक भुजा ये हो गई, और दूसरी भुजा दोस्त ये वाली हो गई, दूसरी भुजा ये वाली हो गई। ये दोनों भुजाएं आपस में एक जब सीधी रेखा बनाएंगी तब इन दोनों ही कोणों को, दोनों ही आसन्न कोणों के युग्म को हम क्या बोलेंगे? कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है बात कि कोणों के रैखिक युग्म किसे कहते हैं? आ रही है बात समझ में? तो ये हमने देखा कोणों के युग्म के बारे में। अब हम बात करेंगे एक और युग्म की, शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो सीधी रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदु पर चार कोण बनते हैं, 1 2 3 4, चार कोण बनते हैं। तो इसमें जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये किस में बताया गया आपको? तो ये बताया गया है आपको शीर्षाभिमुख कोण में, कोणों के युग्म के बारे में। आ रही है बात समझ में? तो हमने 6 टाइप की बातें की कोणों के युग्म के बारे में। एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन सी 6 बातें थी। सबसे पहले हमने देखा पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण के बाद हमने समझा समपूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक के बाद हमने देखा कोणों का अर्धक क्या होता है, इसके बाद हमने बात किया आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमने रैखिक युग्म, जहां हमने देखा था एक सीधी रेखा मिलती है 180 अंश का कोण बनता है, ये देखा, और उसके बाद हमने बात किया शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ये सभी के सभी कोणों के युग्म के बारे में हमने बात कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे एक प्रमेय 6.1 की, एक बार इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। बात तो हमें पता है, आइए इसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि प्रमेय है, प्रमेय का कभी कभी सिद्ध करना हमारे एग्जाम में भी आ जाता है, तो समझेंगे इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। यहाँ पर 4 कोण आपको दिख रहे हैं, चारों कोणों को मान लो, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। किसी एक कोण को छोड़ दो, हमने 3 को छोड़ दिया, 3 के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी कोणों के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखेंगे एक बार, यहाँ पर 1 और 4 को जोड़ने पर, 1 और 4 को जोड़ने पर क्या आपको पता चल गया 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर ये एक सीधी रेखा आपको दिख रही होगी, ये वाली रेखा जिसका नाम है CD। CD एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का मान, कोणों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये लिख दिया मैंने कि 1 धन 4 करो 180 अंश आ जाएगा आपका। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे ये भी एक सीधी रेखा बन रही है, मतलब इसके भी एक तरफ के कोणों का योगफल कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये बात भी लिख देंगे क्या, एंगल 1 धन एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों बातें हमने लिखा है रैखिक युग्म अभिगृहित के द्वारा, रैखिक युग्म अभिगृहित से, है ना। एक को बना दिया समीकरण 1 और एक को बोल दिया समीकरण 2। इसको बोल दिया समीकरण 1 है और नीचे वाले को बोल देते हैं ये समीकरण 2 है आपका। 1 और 2 को देखिए ध्यान से, तो इसका एक तरफ, एक पक्ष आपस में बराबर है,
जब ये वाला पक्ष आपस में बराबर होगा तो इन दोनों को भी आपस में बराबर होना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोस्त यहां पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो रहा है, ये वाली चीजें आपस में बराबर है तो ये चीजें भी आपस में बराबर होंगी, इनको बराबर कर दो। क्या क्या, 1 धन 4 बराबर 1 धन 2। तो आप देख पा रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहां से सिद्ध हो चुका है कि 4 और 2 आपस में बराबर होंगे। कहां है 4, कहां है 2, ये रहा 4, ये रहा 2, मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, कि ये जो 1 और 3 है ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखना जब भी आप ऐसे करेंगे तो एक कोण को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 को छोड़ दिया, पहले 4 को 1 के साथ ले लिया, फिर 1 को 2 के साथ ले लिया, ऐसे करेंगे तो बड़े ही आराम से सिद्ध हो जाएगा। ये क्लियर है, आसान था ये। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे हम। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एक बार टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम। यहाँ समांतर रेखाओं के बारे में दिया है, यदि दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित हो तथा किसी भी दिशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो ऐसी दो रेखाओं को आपस में हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर L और M दो समांतर रेखाएं हैं, इनको अनंत तक कितनी भी दूर तक बढ़ा दो, कितनी भी दूर तक बढ़ा देंगे, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। कहने का मतलब है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। एक पहचान और है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, हमेशा क्या रहेगी, बराबर ही मिलेगी आपको। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाएं। आगे देखते हैं इनको पढ़ने का लिखने का तरीका ये है, M समांतर है L के या L समांतर है M के, है ना, ऐसे करके L समांतर का चिन्ह ये होता है और M। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तिर्यक रेखाओं की। तिर्यक रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करेंगी। ये दोनों रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। अगर इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा इस प्रकार से आएगी तो इस रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे अगर बहुत सारी रेखाएं हैं, 1 2 3, कैसी भी समांतर हो या ना हो, एक तिर्यक रेखा बहुत सारी रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इस रेखा का नाम, जो L रेखा लिखा है मैंने, इस रेखा को हम नाम देंगे किसका, तिर्यक रेखा का। क्लियर है, आसान है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे आगे की तरफ। देखेंगे दोस्त अगला टॉपिक अपना। तो यहां पर एक और प्रमेय है, इसके बाद ही क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, प्रमेय वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो आपस में भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। कहने का मतलब मैंने मान लिया रेखा L जो है वो M के समांतर है और रेखा L जो है ये वाला इसके समांतर है, और रेखा L जो है, ये जो रेखा L है वो N के भी समांतर है, इसके भी समांतर है। तो ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ये कैसे सिद्ध कर रहे होंगे, एक तिर्यक रेखा खींचेंगे। अब देखो L और M आपस में समांतर हैं, ये तो दिया है। दिया क्या है, दिया है दोस्त L समांतर है M के और जो है L समांतर है N के। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहां पर क्या सिद्ध करना है कि ये जो M और N है ये भी आपस में समांतर होंगे। M और N, ये वाला इसके समांतर है, ये वाला इसके भी समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, ऐसा सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, एक तिर्यक रेखा खींचेंगे। अब L और M आपस में समांतर है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक कोण बना देंगे, इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे। लिखेंगे हम कि कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। ये क्यों लिखा, क्योंकि जो लाइन L है, रेखा L है, वो M के समांतर है। इसी प्रकार से L जो है वो N के भी समांतर है,
L जो है वो N के भी समांतर है। तो अगर यहाँ पर मैंने कोण 3 बोल दिया, अब इसको और इसको देखेंगे, L और N को, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो 1 3 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 जो है वो 3 के बराबर होगा। क्यों? संगत कोण, संगत कोण। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 बना दो। समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इनका एक पक्ष आपस में बराबर दिख रहा है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इनका दोस्त एक पक्ष ये वाला आपस में बराबर दिख रहा है। जब ये बराबर होगा तो इसको भी बराबर होना पड़ेगा, मतलब 2 बराबर 3। 2 बराबर 3 कब संभव है? 2 बराबर 3 कब संभव है? जब ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर होगी, तभी संभव है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब यहां पर लिख देंगे M जो है वो किसके समांतर होना चाहिए? M जो है वो N के समांतर होना चाहिए। यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है? आसान है ये, बस याद रखेंगे इस प्रमेय को। एग्जाम में इसके आने के चांसेस कम है इस वाले प्रमेय के। इसके पीछे जो प्रमेय मैंने सिखाया वो ज़्यादा आती है। बस इसका रिजल्ट याद रखना है कि अगर ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये तीनों आपस में समांतर हो जाएंगे इस प्रकार से। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अब इस पे बेस्ड, इससे संबंधित कुछ उदाहरण कर लेते हैं, जिससे कि जो भी हमने सीखा है वो और अच्छे से समझ में हमें आ जाए। ये भी समझ में आ जाए कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 1। यदि दो पूरक कोणों में 2:3 का अनुपात है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना दोनों कोण क्या मानेंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। माना दोनों कोण, एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या? 2x तथा 3x हैं। 2x तथा 3x हैं। दोनों कोण को मान लिया 2x और 3x। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर बात हो रही है पूरक कोणों की, और जो पूरक कोण होते हैं उनको आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री का एंगल मिलना चाहिए हमें। तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे आपस में, 2x और 3x को, और कितना मिलना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल मिलना चाहिए। 2 और 3 5x हो जाएगा, और यहाँ से 90 डिग्री, मतलब x का जो मान हो जाएगा दोस्त 90 डिवाइडेड बाई 5, 18 पंजे 90 होता है। तो x का मान तो 18 डिग्री आ चुका है। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। x हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है दोनों कोण बताओ। अब पहला कोण आपने क्या लिया था? 2x। तो लिखेंगे पहला कोण क्या लिया था आपने? 2x। तो 2x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 गुणे x का मान आपका 18 डिग्री आया था, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 18, मतलब कि 36 अंश। पहला कोण हमारे पास आ चुका है 36 डिग्री का। इसी प्रकार से आप दूसरा कोण निकालेंगे। दूसरा कोण ये कितने का माना था आपने? 3x का। तो 3 गुणे 18, मतलब 18 दूना 36 हुआ था, 18 तिया 54 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। आसान है, ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम डील कर रहे होंगे। अभी और देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम बात करेंगे दोस्त प्रश्न संख्या 2 की। दिए गए चित्र से x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपसे x पूछ रहा है, बहुत ही आसान। ये एक सरल रेखा दिख रही है, ये AB एक सरल रेखा दिख रही है। अब इसके एक तरफ के कोण की बात करूं मैं, ये वाला एक तरफ का कोण, तो ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो लिखेंगे दोस्त 150 डिग्री धन x बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म अभिग्रहित से। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान अपने आप आ जाएगा। x का मान कितना आ रहा है? यहाँ से 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, मतलब यहाँ से x आपके पास आ चुका है 30 डिग्री। आसान। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी लो फिर, और बढ़ेंगे आगे और देख रहे होंगे हम प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। दी गई आकृति में यदि POQ एक रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब जब रेखा है तो रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इन तीनों का योगफल करेंगे 30 डिग्री, 7x और 3x। इन तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा। क्यों?
सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल। सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण का योगफल, बनने वाले कोणों का योगफल। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब बस यहां से आप x का मान निकाल देंगे और आपसे x का मान ही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 30 को उधर भेज देंगे, 7 और 3 10x हो गया, 30 को उधर भेजेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ जाएगा 150 डिग्री। यहां से 10x का मान आपके पास आ गया 150 डिग्री। तो दोस्त x का मान कितना आ रहा होगा, 150 बटे 10 मतलब कि 15 डिग्री। आसान है। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में क्या बातें की जा रही हैं। यहां बोल रहा है यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है तो कोण ज्ञात कीजिए। अब यहां पर दो कोणों की बात हो रही है, क्योंकि पूरक कोण में दो कोण आते हैं, है ना, पूरक हो या संपूरक हो, यहां पर दो कोणों का युग्म होता है आपस में। तो लिखेंगे माना एक कोण x है, एक कोण x तथा दूसरा कोण 4x है, क्योंकि 4 गुने के बराबर है ना। एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है। आ रही है बात समझ में? अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर। इसको समझेंगे एक बार, ऐसे नहीं करेंगे, एक बार समझेंगे पहले। पूरक कोण का मतलब समझेंगे। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो जाए, ऐसा, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाए, 90 अंश। अब एक कोण अगर x होगा, समझना ध्यान से, अगर एक कोण x होगा तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। अब जब दोनों को जोड़ोगे x से x कट जाएगा, 90 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक कोण है वो दूसरे कोण के 4 गुने के बराबर है। कैसे? कोई भी एक कोण उठा लो, एक कोण उठा लिया, जो एक कोण है वो दूसरे के 4 गुने के बराबर है, मतलब इसके 4 गुना करेंगे, इसके 4 गुने के बराबर है, तो 4 गुना इसका कितना हो जाएगा, 4x। फिर से समझेंगे, जो एक कोण है वो दूसरे के बराबर जो एक कोण है वो दूसरे के बराबर है, कितने के बराबर, दूसरे के 4 गुने के बराबर, मतलब ये कोण इसके बराबर करने के लिए इसका 4 गुना करना पड़ेगा। तो इन दोनों कोणों को बराबर करने के लिए यहां पे 4 से मैंने गुणा कर दिया। अब 4 से गुणा कर दिया, x को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, 90 अंश बराबर 4x धन x, 4x धन x करेंगे 5x बराबर 90 आ गया। और यहां से आपका x का मान आ गया दोस्त 90 डिग्री बटे 5, मतलब कि 18 डिग्री आ चुका है। क्या पूछा है आपसे, तब कोण ज्ञात कीजिए। x का मान 18 है, पहला कोण आपने कितना लिया था, x, मतलब एक कोण तो 18 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कोण आपने कितना लिया था, 90 माइनस x, 90 माइनस 18 कितना आ जाएगा, ये 72 डिग्री। आसान है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, यहां से चेक करो सही है कि नहीं। क्या ये दोनों कोण पूरक कोण है? तो दोनों को योग करो, 72 और 18 90 डिग्री आ गया, मतलब पूरक कोण है। क्या एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है? तो 18 चौका 72 होता है, मतलब इसका 4 गुना करेंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ और देखेंगे 5 में क्या कमाल धमाल हो रहा है। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 360 डिग्री अधिक है। अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अलग है, 360 तो हो ही नहीं सकता। अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो पूरक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों का योग। एक अगर x हो गया तो दूसरा 90 माइनस x हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है। आ रही है बात समझ में? अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक होना चाहिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक कोण x ले लो, दूसरा कोण x धन 36 ले लो, दूसरा कोण x धन 36 ले लो। अब ये इससे 36 डिग्री अधिक हो गया। अब हमें पता है ये दोनों आपस में कैसे हैं, पूरक कोण हैं। अब दोनों आपस में अगर पूरक कोण है तो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, इन दोनों का योगफल आना चाहिए 90 अंश, है ना। पूरक कोण क्या होते हैं,
उनका योगफल कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 अंश के बराबर कर दिया, x और x 2x हो गया। इस 36 को आप इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 90 माइनस 36, 90 माइनस 30 करते हैं तो 60 आता है, 60 में से 6 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 54। यहाँ पर 2x, x का मान कितना आ गया 54 डिवाइडेड बाई 2 27 डिग्री, x का मान हमारे पास 27 आ चुका है। एक कोण हमने x लिया था तो ये तो 27 डिग्री हो गया, दूसरा कोण हमने x धन 36 लिया था तो कितना हो जाएगा, ये x की जगह पर आप 27 रखेंगे, 27 धन 36, 7 6 13, 3 3 2 5 और 1 6, तो एक कोण आपका 27 अंश का आ जाएगा, दूसरा कोण आपका 63 अंश का आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, मतलब कि एक दूसरे के पूरक हैं, और ये वाला कोण इससे 36 डिग्री अधिक है, ये वाला कोण इससे 36 डिग्री अधिक है। तो इस प्रकार से आप इसका हल निकाल लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 6 की। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने संपूरक कोण से 25 डिग्री कम है। बड़ा ही आसान है, एक कोण x मान लेंगे, 25 डिग्री कम है, तो दूसरा मान लिया कि ये 25 डिग्री कम है, ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों कोण आपस में संपूरक कोण बना रहे हैं तो इन दोनों का योगफल जो होगा, इन दोनों का जो योगफल होगा वो 180 अंश आना चाहिए, वो 180 डिग्री आना चाहिए, ये मैंने लिख दिया, दोनों का योगफल 180 डिग्री। अब यहां से x का मान निकालेंगे, x धन x 2x हो गया और ये माइनस 25 उधर जाके प्लस 25 हो जाएगा, मतलब 2x का मान यहां से आ चुका है 180 और 25 जोड़ेंगे 180 और 20 200 होता है, 205 डिग्री हो जाएगा। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने संपूरक कोण से 25 डिग्री कम है, 25 डिग्री कम है। यहाँ डेसिमल में आने लगा है इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x का मान दोस्त यहाँ से आ जाएगा, इसको 205/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 102.5 डिग्री, 102.5 अंश। क्लियर है बात। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, x का मान तो आ गया, अब x तो एक कोण तो हमारे पास आ गया है 102.5 डिग्री, दूसरा कोण क्या था, इसमें से 25 माइनस करके, मतलब दूसरे कोण का मान x माइनस 25 डिग्री था, मतलब 102.5 डिग्री। ऐसा लग रहा है किसी को बुखार हुआ है, 102 का बुखार होता है ना, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 97 डिग्री के आसपास होता है, उससे ज़्यादा जब अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बुखार होता है, तो ये 102 का बुखार हुआ है इसे, है ना। बुखार नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको बुखार हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो 102 में से आप जब 102.5 में से आप किसको माइनस करने वाले हैं, 25 को माइनस करेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5 7 और 9 माइनस 2 7, 77.5 डिग्री। तो ये दोनों कोण हमारे पास आ चुके हैं। एक बार चेक करेंगे कि अपना आंसर सही है। तो कैसे चेक करने का तरीका क्या बताया था, पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में संपूरक हैं। अब जब दोनों कोण आपस में संपूरक हैं तो इनका योगफल 180 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं 102.5 और 77.5 जब आप इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है, ये तो ठीक है। एक दूसरे से 25 डिग्री कम है, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25 डिग्री है, तो आप दोनों को अंतर करेंगे, माइनस करेंगे तो बिल्कुल 25 डिग्री आ रहा होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले टारगेट की तरफ, ठीक है। चलो, तो ये रहा प्रश्न संख्या 7। यदि दो संपूरक कोण आपस में इस अनुपात में है तो कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान हो गया अब हमारे लिए, क्योंकि अनुपात में दिया है तो हम लोग मान लेंगे, माना एक कोण 11x और दूसरा कोण कितना हो जाएगा 7x है, और दूसरा कोण कितना हो जाएगा दोस्त, दूसरा कोण 7x है। दोनों कोणों को हमने मान लिया। अब दोनों कोण आपस में संपूरक हैं तो दोनों कोणों का योगफल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री।
11x और 7x जब करेंगे तो 18x बराबर 180 डिग्री, और इस प्रकार से x का मान हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त? 10 डिग्री। तो x का मान 10 अंश आ चुका है। x का मान यहां रखेंगे और यहां रखेंगे तो दोनों कोण हमें मिल जाएंगे। पहला कोण कितना था? 11x था ना? हाँ, 11x था, तो ये हो जाएगा 11 गुणे कितना, x का मान 10 बराबर 110 डिग्री। और दूसरा कोण कितना था? दूसरा कोण 7x मतलब 7 गुणे 10 डिग्री मतलब कि 70 डिग्री। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की तरफ, यदि एक कोण का संपूरक इसके 1/5वें भाग के बराबर हो, तो मैंने मान लिया कि एक कोण कितना हो गया? 5x। एक कोण मैंने मान लिया कितना? 5x। अब 5x का अगर आप 1/5वां भाग निकालेंगे, 5x का 1/5वां भाग, तो वो x हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो एक कोण 5x और दूसरा कोण कितना हो जाएगा? x, और दूसरा कोण x है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो ये मान लिया मैंने, माना एक कोण 5x तथा दूसरा कोण कितना है? x है। अब ये दोनों कोण आपस में संपूरक कोण है, मतलब इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो 5x और x मिलके हो गया 6x का मान आ गया 180 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा 180 डिग्री बटे 6 मतलब कि 30 अंश। जब x का मान 30 अंश आ चुका है तो आपका जो फर्स्ट एंगल होगा, पहला कोण आपने 5x मान रखा है, मतलब कि 5 गुणे x का मान 30, 5 गुणे 30 हो गया, 5 तियां 15, 150 डिग्री। दूसरा कोण इसी प्रकार से निकालेंगे, तो दूसरा कोण तो अपना x है, तो x का जो मान है वही दूसरा कोण हो जाएगा, मतलब कि 30 डिग्री। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। यहां बोल रहा है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल है। कैसे? हमें पता है ये एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जितने भी कोण दिख रहे हैं सबका योगफल करेंगे। क्या क्या है? x + 3 प्लस x + 20 प्लस x + 7, सबका योगफल कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। सबका योगफल कितना आना चाहिए दोस्त? 180 डिग्री। तो इन सबको अब जोड़ेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, x का मान आपका आ जाएगा x 3x धन 20 धन 7 27 धन 30 अंश। इन सबके ऊपर डिग्री लगाएंगे। 30 अंश बराबर 180 अंश। तो x का मान, 3x का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 में से जब आप 30 को माइनस करेंगे तो 150 डिग्री, और इस प्रकार से x का मान आ जाएगा 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 50 डिग्री। तो सारे आसान क्वेश्चन हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अपना प्रश्न संख्या 10। ये रहा प्रश्न संख्या 10। फिर से x का मान यहाँ पर पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर इनका योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये 150 है तो x कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। आसान है ये क्वेश्चन मैं कई बार करा भी चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है। 3 रेखाएं AB, CD तथा EF परस्पर बिंदु O पर मिलकर चित्रानुसार कोण बनाती हैं, जैसा यहाँ पर दिया है। x, y, z और u सबका मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। अगर मैं इन तीनों कोणों का योगफल पूछूं, जैसा कि आपको पता है ये AB जो है एक सरल रेखा है, इन तीनों कोणों का, सरल रेखा के एक तरफ बने हुए सभी कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो इन सभी का योगफल करना जरा। z धन 90 डिग्री धन 50 डिग्री कितना आ जाएगा? 180 अंश। z का मान कितना हो जाएगा? ये दोनों तो 140 हो गए, उधर भेज दो तो माइनस 140। z का मान आपके पास आ चुका है 40 डिग्री। आपने निकाल लिया z कितना आ गया? ये 40 डिग्री आ चुका है अपना z का मान। अब जब z का मान आ चुका है तो देखो
ये डमरू कौन बना रहा है, ये और ये आपस में डमरू बना रहे हैं, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, तो ये भी 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ देखेंगे ये 90 ये किसके साथ बना रहा है, ये सामने y के साथ बना रहा है, ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण। और ये 50, तो ये किसके साथ डमरू बना रहा है, u के साथ, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े ही आसान तरीके से आप हर एक एंगल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट आज पढ़ाए हैं, अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता हैं, तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अपना प्रश्न संख्या 12। दी गई आकृति में दो सरल रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POT 75 डिग्री है तो A, B तथा C का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखो, एक सरल रेखा पकड़ेंगे और एक एक करके, ये देखो ये 75, ये इसके साथ शीर्षाभिमुख कोण है क्या, नहीं है। ये क्या लिखा है, 2C 4B और A और B, ठीक है। एक बार ध्यान से देखेंगे दोस्त, एक ही कोण हमें 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर समीकरण बनेंगी, ध्यान से देखना, समीकरण बनेंगी, एकदम ध्यान से देखना है। अगर ये एक सीधी रेखा देखो, एक सीधी रेखा ये है, अब सीधी रेखा के एक तरफ ये वाला कोण बन रहा है 2C + 4B, 2C + 4B, 2C + 4B कितना होना चाहिए, ये 180 डिग्री है ना। दोनों का योगफल, सरल रेखा के एक तरफ बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें इधर के बने कोणों का योगफल, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो समीकरण 1 बना दो, यहाँ पर हो जाएगा A धन B धन 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। A + B को यहीं रहने दो, 75 को उधर भेज के माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। इसको बना दो आप समीकरण संख्या 2। अभी भी एक समीकरण और बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, चर राशियाँ कितनी हैं, चर राशियाँ 3 हैं, A, B और C। तो समीकरण भी आपके पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तीसरा समीकरण बनाएंगे दोस्त, तो आप देख सकते हैं ये भी एक सरल रेखा है, ये भी क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। तो A और C में समीकरण बना लो, या तो B, हाँ ये एक सरल रेखा है। यहाँ पे देखो ये वाले कोण, इन सभी तीनों कोणों का योगफल, इन तीनों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, 180 अंश, है ना। तो इन तीनों कोणों का योगफल करना जरा, 4B, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, क्या है 4B 75 और B 75 डिग्री और B, इन तीनों कोणों का योगफल आना चाहिए 180 अंश, जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं। क्लियर है बात। तो 4B और B 5B हो गया, 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 5B बराबर, ये माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आएगा, और B का मान आ जाएगा आपके पास 21 डिग्री। B का मान आपके पास आ चुका है कितना, 21 डिग्री। B का मान जब आप यहाँ रखेंगे A + 21 डिग्री, तो आपके पास A का मान आ जाएगा, A का मान हो जाएगा 105 - 21 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 84 डिग्री। 84 डिग्री ये आ जाएगा A का मान। अब A का मान दोस्त आप यहाँ पर रखेंगे B का मान, अगर B का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास C आ जाएगा। C का मान आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि C कितना आ रहा है, और पूरा लिख के देना, C बराबर जितना भी आ रहा होगा इतना। क्लियर है बातें। इतना काम आप करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। टोटल हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, 12 कर चुके हैं। 13th क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में y का मान क्या होगा। अब यहाँ पर y का मान हमें निकालना है। ध्यान से देखें कि ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, एक तरफ बनने वाले कोण ये रहें, एक तरफ बनने वाले कोण ये रहें, इनका योगफल जो होगा 3x धन 72 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों, रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित। आ रही बात समझ में। यहां से आप अगर x का मान निकालते हैं, ये हो जाएगा 180 - 72, मतलब कि 10 - 2 8,
108 डिग्री, है ना। तो x का मान आ जाएगा 108/3, जब इसको कट करेंगे आप तो 36 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, x का मान आ चुका है 36 डिग्री। बात किसकी कर रहा है, y का मान पूछ रहा है। y का मान दोस्त ये पूछ रहा है, तो ऊपर अगर हम सबको जोड़ते हैं, इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां से भी 180 अंश प्राप्त होगा हमें, मतलब x + 90 डिग्री प्लस y, इसका मान 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों सरल रेखा के एक तरफ बने कोण हैं, तो इनका योगफल जो आना चाहिए, इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान हमें पता है 36 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा y और ये रहा 180 डिग्री। 90 और 36 को ऐड करेंगे 126 हो जाएगा, 126 को उधर भेज देंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 54 डिग्री। y का मान कितना आ रहा है, 54 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट इसका भी लेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 14th क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, तब एक्स वाई और जेड आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 80 है, ये 40 है, ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है क्या, ये एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज को, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 80 और 40 कितना हो गया, 120, 120, तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, है ना। तभी तो 180 डिग्री होगा तीनों का योगफल। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये भी दिया है, ये भी दिया है कि AB और PQ ये आपस में समांतर रेखाएं हैं। आपस में क्या है, समांतर रेखाएं। तो हमारे पास y का मान तो आ चुका है, y का मान तो 60 डिग्री अपने पास आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखेंगे x कितना होगा, तो ध्यान से इस x को देखो, ध्यान से इस x को देखो, x किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। क्यों, एकांतर अंतः कोण क्या बना रहे हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इनकी बात लिख देंगे, इनकी बात दोस्त यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे z की, तो z भी इसी तरह से 40 के बराबर हो जाएगा, बात खत्म। z बराबर 40 डिग्री, क्यों, रीजन कारण तो वही है, एकांतर अंतः कोण। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम देख रहे होंगे आज का दोस्त आखिरी प्रश्न देख रहे होंगे, और ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 15। यहां दिया है 3 रेखाएं AB, CD और EF बिंदु O पर कोण बनाते हुए इस प्रकार मिलती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो x, y, z और u का मान ज्ञात कीजिए। x, y, z और u का मान, ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने करा रखा है। तो x, y, z और u इन सभी का मान आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, जिससे मुझे भी पता चले कि आप कितना समझ चुके हैं इस चैप्टर को। तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चंस डील किए। हमने देखा समांतर रेखाओं पे आधारित क्वेश्चन, पूरक संपूरक कोण पे आधारित क्वेश्चंस, मतलब कोणों के युग्म पे, शीर्षाभिमुख कोण भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया, जिससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो चुका है इस चैप्टर का। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने इस चैप्टर का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल कराते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और दोस्त, अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।